आप सबका अमलीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध का टॉपिक 2 मीन्स पार्ट 2 है। तीसरा अक्षर हमने तीसरा अक्षर का पार्ट 1 पढ़ा, पर तीसरा अक्षर का ही पार्ट 2 पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पार्ट 3 में दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये एक साहित्य की डायरी कम से कम 6 से 7 पार्ट में आएगी, तो आप अच्छे से इसे देखेंगे। तो अभी हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है, एक साहित्य की डायरी जो गजानन माधव मुक्तिबोध इसके लेखक है, इन्होंने लिखा है। और यूनिट 10 यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये टीजीटी पीजीटी और केवीएस के लिए भी जो परीक्षाएं दी जाती हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए हम ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे आपको जहां छोड़ा था उसे कंटिन्यू कर सके। और आप लोग जो हमारा सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कर देंगे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। चलिए हम ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम आ चुके हैं। हमने स्टार्ट करते हमने पार्ट 1 ख़त्म करा हुआ था कि उसका लेखक जो है केशव वो आ जाता है और अब उससे क्या बातें होती हैं वो जान लेते हैं। कई सालों बाद वो मिल रहे हैं और अब इन दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है और इनकी वार्तालाप किस तरह की होती है वो जान लेते हैं। अब यहाँ पर जो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं बता रहे हैं केशव के बारे में। केशव बहुत बदल गया। अब घर पे आया तो बता रहे हैं, जैसे मिलते हैं तो कहते हैं, उसके बारे में लिखते हुए बोल रहे हैं केशव बहुत बदल गया था। तमाम बाल सफ़ेद हो गए थे, चेहरे पर गहरी लकीरें बन गई थी। वह बुढ़ा हो गया था, ओल्ड हो गया था। उसके बावजूद उसका स्वास्थ्य जो था, हेल्थ जो था बहुत अच्छा था। उसका वक्ष भरा हुआ था, उसका सीना भरा हुआ था। भुजाओं की मांसपेशियाँ दृढ़ थी। जो भुजाएं थी, हाथ थे उसकी भुजाओं की, वो अच्छी थी। मांसपेशियाँ दृढ़ थी, अच्छी थी। लगता था कि पिछले 6 साल से वह दंड बैठक मारता हो, उठक बैठक लगाता हो। इस तरह की बातें वो लिख रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में बताते हुए उसने तैरने की अच्छी खासी आदत डाल ली थी। इतने सालों में उसने तैरने की आदत डाली थी, स्विमिंग की आदत डाली थी। संयमहीन तो वह कभी नहीं था। संयमहीन मीन्स उसमें हमेशा संयम बना रहता था, संयमहीन नहीं था। किंतु फिर भी अब उसमें पहले से बहुत अधिक स्फूर्ति थी। उसकी प्रशांत गंभीरता कम नहीं हुई थी। जैसे वो गंभीर रहता था वो गंभीरता तो अभी भी कम नहीं हुई थी, लेकिन बोलता ज़्यादा था। अब क्या होने लगा था, लेकिन बोलने ज़्यादा लगा था। उसकी शारीरिक हलचल स्फूर्ति युक्त प्रतीत होती थी। मुझे लगता था उसने अपनी परिस्थितियों का ज़्यादा मजबूती और अधिक आत्मविश्वास से मुकाबला करा कि उसके सामने जैसी भी परिस्थितियाँ आई हैं, जैसी भी स्थितियाँ रही हैं, लेकिन उसने मजबूत इरादे के साथ अच्छे से मुकाबला कर लिया। वह काफ़ी हंसता भी था, मतलब उसमें ये सारे बदलाव देखने को मिले। हंसता भी था, फफ्तियाँ कभी कसता था, कमेंट भी करता था। मुझे लगा कि उसका अध्ययन भी विस्तृत हो गया। अब उसने पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा कर दी है। उसका अध्ययन बहुत ज़्यादा विस्तृत, बड़ा क्षेत्र बड़ा हो गया है। इधर उसने काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी चीज़ें पढ़ भी ली है। मुझे बराबर यह भान होता प्रतीत हो रहा था कि मैं पिछड़ गया हूँ और वह मुझसे बहुत आगे निकल गया। मैं उससे काफ़ी पिछड़ गया हूँ इन सब चीज़ों में। जब हम दोनों भोजन को बैठे तो बनियान के भीतर उसके गोरे सुगर कसे हुए शरीर को देखकर मन ही मन सन सा रह गया। प्रसन्न नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ। उसे देखकर गोरे शरीर पर एक बूढ़ा सफ़ेद भूरा चेहरा केवल बहुत खूबसूरत मालूम हुआ। निश्चित रूप से ही चिंता की रेखाएं उसके चेहरे पर थीं। कि चिंता की रेखाएं तो थीं, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था। वह काफ़ी गहरी भी थी, लेकिन क्या वे चिंता की थी या चिंतन की थी, मैं इसका निर्णय नहीं कर सका। उसके बारे में जान नहीं सका। भोजन के दौरान ही उसने एक बड़ी मज़ेदार बात की। उसने हाथ में कौरमीस निवाला लेकर मेरी तरफ देखते हुए कहा कि तुम में और मुझ में एक बड़ा भेद है। मीन्स तुम में और मुझ में एक अंतर है। विचार मुझे उत्तेजित करके क्रियावान कर देते हैं। विचारों को तुम तुरंत ही संवेदनाओं को प्रेरित कर देते हो। मीन्स तुम उसे लिख देते हो और मुझे क्रियान्वान कर देते, खोजने पर मजबूर कर देते। फिर उन्हीं संवेदनाओं को तुम चित्र बनाते हो। विचारों की प्रवृत्ति संवेदनाओं से और संवेदनाओं के चित्रों में। इस प्रकार तुम में 2 प्रवृत्तियाँ हैं। अगर तुम्हारी कविता किसी को उलझी हुई मालूम हो तो तुम्हें हताशा नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें कविताएं ध्यान से पढ़ता, क्योंकि मैं तुम्हारी कविताएं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। अगर तुम्हारी कविताओं की कोई बुराई भी करे तो तुम्हें हताशा या निराश नहीं होना चाहिए। मैंने डरते डरते पूछा, मेरी कविताएं तुम्हें अच्छी लगती हैं या नहीं लगती जो मैं कविता लिख रहा हूँ? उसने और सफाई की ज़रूरत है कि तुम उसमें और भी ज़्यादा उनमें सफाई की ज़रूरत है, तुम्हें और अच्छे से लिखने की ज़रूरत है। किंतु मैं उन लोगों के समर्थक नहीं हूँ जो सफाई के नाम पर सफाई के लिए कंटेंट का वितत की बलि दे देते हैं। फिर एक लंबे समय तक हम दोनों चुप रहे। 2 व्यक्ति बिंदुओं के बीच की दूरी
पर एक मध्य बिंदु अणु बना। उस अणु में एक हाथ की तरफ एक सीधी अणु रेखा निकली, उसी बिंदु के दूसरे हाथ की तरफ दूसरी सीधी सरल अणु रेखा फूट पड़ी। दोनों रेखा आगे बढ़ने लगे और उसने हम दो व्यक्ति बिंदुओं को एक अणु प्रशंसामार्ग रेखा द्वारा जोड़ दिया। मैंने किसी आकस्मिक उत्साह से कहा, मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात यह है कि कला के 3 क्षण होते, यदि उनमें जरा सी भी भीतरी कमजोरी रही तो चाहे वह बौद्धिक आकलन की कमजोरी या संवेदन क्षमता की हो या कृति पर उसका तुरंत प्रभाव हो। वह मेरी बात सुनकर देर तक सोचता रहा। मैं भी चुप ही बैठा था। फिर उसने धीरे से कहा, अपनी बात स्पष्ट करो और ठीक से बताओ। मैंने जवाब दिया, कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए भूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने खड़ी हुई। तीसरा और अंतिम क्षण इस फैंटेसी शब्द से होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्ण अवस्था की गतिमानता है। शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रवाह बहता रहता है वह समस्त व्यक्तित्व और जीवन का प्रवाह होता है। प्रवाह में वह फैंटेसी अनवरत रूप से विकसित परिवर्तित होती है, आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार वह फैंटेसी अपने मूल रूप से बहुत कुछ त्यागती हुई नवीन रूप धारण करती है। जिस फैंटेसी को शब्दबद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, फैंटेसी अपने मूल रूप से इतनी अधिक दूर चली जाती है कि यह कहना कठिन है कि फैंटेसी का यह नया रूप अपने मूल रूप की प्रतिकृति है। फैंटेसी के शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया के दौरान जो सृजन होता है, जिसके कारण कृति क्रमशः विकसित होती है, वही कला का तीसरा और अंतिम क्षण है। प्रथम क्षण निसंदेह अनुभव का क्षण है। उसके बिना आवेग और आगे की गति असंभव। मानसिक प्रक्रिया की आत्मव्यक्ति की ओर ले जाने के लिए आवश्यक पहला जबरदस्त धक्का यह प्रथम क्षण ही देता है। वह उस गति की दिशा निर्धारित करता है, साथ ही वह उसके तत्व रूपीता करता है, अर्थात वह उनके एक आकार प्रदान करता है। साथ ही मज़ा यह भी है कि अनुभव विचित्र रूप से अन्य मनस्तत्वों से जुड़ता हुआ मनस्तल पर स्वयं प्रपेक्षित किए कर स्वयं ही बदल जाता है। ज्यों यह घटना होती है, अनुभव का मूल अपनी दुखित हुई भूमि को पृथक हो जाती, अलग हो जाते, अर्थात वे निरे वैयक्तिक न रहकर अपने पर परे होते हैं। जो फैंटेसी अनुभव की व्यक्तिगत पीड़ा है, पृथक होकर अलग होकर अर्थात उनसे तटस्थ होकर अनुभव के भीतर की ही संवेदनाओं द्वारा उत्सर्जित और उपेक्षित होगी। वह एक अर्थ में वैयक्तिक होते हुए भी दूसरी अर्थ में नितान निर्वैयक्तिक होगी। उस फैंटेसी में अब एक भावात्मक उद्देश्य की संगति आ जाएगी। इस भावात्मक उद्देश्य के द्वारा ही वस्तुतः फैंटेसी का रूप फैंटेसी का रूप रंग मिलेगा, क्योंकि यह होते हुए भी एक फैंटेसी यथार्थ में भोगे गए वास्तविक अनुभव की प्रतिकृति नहीं हो सकती। वैयक्तिक से निर्वैयक्तिक होने के दौरान उस फैंटेसी ने कुछ ऐसा नवीन ग्रहण कर लिया कि जिससे वह स्वयं भी वास्तविक अनुभव से स्वतंत्र बन बैठी। फैंटेसी अनुभव की कन्या है और उस कन्या का अपना स्वतंत्र विकसित व्यक्तित्व है। वह अनुभव से प्रसूत है, इसलिए वह उससे स्वतंत्र है। कला का ये दूसरा क्षण है। मैंने कहना जारी किया, किंतु इस फैंटेसी की शब्दबद्ध करने की चित्रित करने की प्रक्रिया के दौरान में ही वह फैंटेसी पिघल कर उस प्रक्रिया के प्रवाह में बहने लगती। उस आदिम प्रवाह में फैंटेसी के सारे रंग खुलकर बहने लगते हैं। सारा व्यक्तित्व और उसका समस्त चेतना उस फैंटेसी के बहते रंग के साथ बहने लगता है और शब्दबद्ध होने पर अथवा चित्रित होने पर जो कृति या रचना तैयार होती है, वह कृति या रचना कला के दूसरे क्षण या फैंटेसी की पुत्री है, प्रकृति नहीं। इसलिए मूल फैंटेसी से उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र विचित्र और पृथक है। कला का यह तीसरा या अंतिम क्षण है। इन तीनों क्षणों को बिना कला असंभव है। बिना कला असंभव। इन तीनों क्षणों की विकास गति के अपने अपने अलग नियम हैं। मैंने कहना जारी किया, यदि तुम इन प्रश्न का उत्तर पाना है कि सौंदर्य क्या है, तो वह सौंदर्य के प्रतीत क्या है, सौंदर्य अनुभव क्या है और वह किस प्रकार वास्तविक अनुभव से भिन्न है, तो तुम्हें कला के इन तीनों प्रधान क्षणों से मनोविज्ञान ही का अध्ययन करना होगा। उनका अध्ययन किए बिना तुम उस सवाल को हल नहीं कर सकते। इतना कहकर मैं ठहर गया। मेरी सांसें खत्म हो गई और मैं उत्तर की तलाश में उसकी ओर देखने लगा, किंतु जवाब इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं था। दिन बीत गया। हम अपनी अपनी जिंदगियों से के रिव्यू करने लगा। इस पर ये वलोक की मूड में
मालूम क्या क्या कहने और सुनते जाते। दूसरा दिन जब हम रात को सोने को थे कि इतने में उसने कहा, कला का 3 क्षण अच्छा हाइपोथेसिस और 4 उस पर सोचना पड़ेगा। फिर उसने बल देते हुए कहा, एक बार निश्चित है कि सौंदर्य प्रतीति का संबंध सृजन प्रक्रिया से है। सृजन प्रक्रिया से हटकर सौंदर्य प्रतीति असंभव हो जाती है। वह कहता गया, प्रकृति सौंदर्य या नारी सौंदर्य की अवलोकन व्यक्तिबद्ध होने से सही अर्थ में सौंदर्य भाव नहीं कहा जा सकता। मैंने बीच में जोड़ दिया, इसलिए यह है कि सौंदर्य तब उत्पन्न होता है जब नृत्यशील कल्पना के सारे संवेदित अनुभव ही का विस्तार हो जाए। कलाकार का वास्तविक अनुभव और अनुभव की संवेदना द्वारा प्रेरित फैंटेसी, इन दोनों के बीच कल्पना का एक रोल होता है। वह भूमिका एक सृजनशील भूमिका है। वही कल्पना उसे वास्तविक अनुभव की व्यक्तिबद्ध पीड़ाओं से हटकर पैठ अब और गहरी हो रही थी। मैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुनने लगा। वह कहता गया, कला के क्षणों के भीतर प्रतिनिधिता क्यों उत्पन्न होती है, क्यों लगातार यह प्रतीत होता मालूम होता है कि उसकी बात सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मैं पूछता हूँ, ऐसा क्यों? यह इसलिए होता है कि दृष्टि की स्थिति मुक्त व्यक्ति और संवेदना की स्थिति बद्ध व्यक्ति का समन्वय होकर वह समन्वय अपने में उच्चतम स्थिति में पहुँच जाता है। इसलिए फैंटेसी में संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदनाएं की स्थिति बद्ध व्यक्ति की समन्वय होकर वह समन्वय अपने उच्चतम स्थिर में पहुंच जाता है। इसलिए फैंटेसी का संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदनात्मक रहती है। कृतिकार को लगातार महसूस होता है उसका अनुभव सभी के लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। तो मतलब यह है कि भोक्तृत्व और दर्शन का द्वंद्व एक समन्वय में लीन होकर एक दूसरे गुणों को आदान प्रदान करता हुआ सृजन प्रक्रिया को आगे बढ़ा देता है। दर्शक का ज्ञान और भोक्ता की संवेदना परस्पर विलीन होकर अपने से परे उठने की भंगिमा को प्रोत्साहित करती रहती है। इस प्रकार सृजन प्रक्रिया के विशिष्ट में सर्वमान्य में प्रतिबिंबित होता सा प्रतीत होता। दूसरे शब्दों में संवेदनाओं की स्थिति बद्ध गहरे रंग दृष्टि की स्थिति मुक्त रूप से परिष्कृत होकर प्रतिनिधित्व होती है। मेरा ऐसा ख्याल कि कला के दूसरे क्षण में उपस्थित फैंटेसी की इकाई में संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना कुछ इस प्रकार समाई रहती कि लेखक उन्हें शब्दबद्ध करने के लिए तत्पर होता है। यहाँ से कला का तीसरे क्षण का आरंभ होता है। आप मजा देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जहाँ से एक नए संघर्ष की कहानी शुरू होती है। लेखक ज्यों ही फैंटेसी शब्दों का व्यक्त करने लगता है, फैंटेसी के रंग घुलने लगते हैं और सतत प्रवाह होने लगता है। व्यक्त करने के दौरान प्रकट करने की प्रक्रिया में फैंटेसी बदलने लगती। ऐसा क्यों होता है? कुछ देर तक चुप्पी रही, फिर आगे बोल नहीं सका। उसने प्रश्न उपस्थित कर दिया था, जवाब मैं दे नहीं सका। वह मेरी तरफ देखने लगा। बात को आगे चलाने के लिए मैंने कहना शुरू कर दिया कि मुझे आगे गजानन मानव मुक्ति बोध कह रहे हैं, मुझे उसका प्रश्न का जवाब देना था, इसलिए मैंने बोलना शुरू किया। होता है कि फैंटेसी का शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया में बहुत से नए तत्व उसमें आ जाते हैं। ये तत्व उसमें लगातार संशोधित करते रहते हैं। ध्यान रहे कि यह फैंटेसी का अनुभव प्रभुत होते हुए भी अनुभूत बिंबित होती है। इस फैंटेसी में वस्तुतः एक भावनात्मक उद्देश्य समाया रहता है, उसमें एक संवेदनात्मक दिशा रहती है। फैंटेसी के भीतर यह दिशा और उसके उद्देश्य उस फैंटेसी का मन प्रेरणा है। यहाँ प्रश्न का उत्तर और जैसे प्रश्न एक पूछ रहा है, दूसरा उत्तर दे रहा है। ये प्रश्न उत्तर की प्रश्नावली शैली में चल रहा है ये पाठ। आगे बताया, दिशा और उद्देश्य के मन प्राण धारण कर फैंटेसी गतिहीन नहीं रह सकती। फैंटेसी गतिहीन स्थिर चित्र नहीं है। उद्देश्य और उद्देश्य का दिशा के कारण ही वह गतिमय है। फैंटेसी डायनेमिक होती है। कला का प्रथम क्षण का अंतिम सिरे से उत्पन्न हो जाती है, उसकी गतिमान शुरू हो जाती है। फैंटेसी जो शुरू में एक आभास रूप से होती है, वह तुरंत ही अनेक विचित्रों में सुसंगत पांच बनने लगती है। एक एक मर्म में आसपास के चित्र संगीत होकर प्रभामान होते हैं। महत्व की बात यह है कि ज्यों ही फैंटेसी शब्दबद्ध होने लगती है, फैंटेसी की भावात्मक उद्देश्य या कहिए कि फैंटेसी का प्रधान पीड़ा अपना समर्थन, संरक्षण और पोषण करने वाले अन्य अनेक जीवन अनुभवों के तत्वों को समेटने लगती है। फैंटेसी के भीतर का वह मर्म जिसका उद्देश्य है, एक पीड़ा है और एक दिशा है, अनेक जीवन अनुभवों को
संवर्धित और पुष्ट होकर प्रकट होता है। इन जीवन अनुभवों के चित्र, भाव को और स्वर फैंटेसी के मर्म को घुलने लगता है। फैंटेसी की गतिमान को धारा में प्रवाहित होकर उसे धारा को अधिक सार्थक और पुष्ट करते हैं। क्योंकि फैंटेसी के मर्म को शब्दबद्ध करते समय अनेक अनुभव, चित्र, भाव और स्वर तैर आते, इसलिए फैंटेसी के उद्देश्य और दिशा के निर्वाह के लिए कलाकार को भाव संपादन करना पड़ता है, जिससे कि केवल मर्म के अनुकूल और उनके पुष्ट करने वाले स्वर, भाव तथा चित्त ही कविता में आ सके। और इस बीच यदि कोई अन्य अनुकूल मानविक अनुभव तैर आए तो उसे भी फैंटेसी के मर्म को उद्देश्य दिशा में प्रतिपादित कर दिया जाए, अर्थात भीष भाषा प्रवाहित कर दिया जाए। महत्व की बात यह है कि कलाकृति से क्षण में फैंटेसी का मूल मर्म अनेक संबंधित जीवन अनुभव से उत्पन्न भाव और स्वरों से युक्त होकर इतना अधिक बल देता है कि लेखक उस पूरी फैंटेसी की एक नई रोशनी में देखने लगता है। मेरा मतलब यह है कि मूल फैंटेसी का मर्म जो सिकुड़ता हुआ एक दर्द था, अब फैलकर एक पर्सपेक्टिव का रूप धारण करने लगता है। इस पर्सपेक्टिव से समुचित मूल मर्म शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया में बदल जाता है। वह पुराना मर्म न रहकर अब नया बन जाता है, उसमें नए मनत्व आ जाते हैं। शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के दौरान में जब तक उसमें मर्म में ओज और बल कायम है, तब वह नए तत्व समेटता रहता है, किंतु जब वह चूक जाएगा तब गति बंद हो जाएगी, उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। कविता वहाँ पूरी हो जानी चाहिए। यदि वह पूरी नहीं होती, मर्म का साक्षात्कार में कहीं कुछ कमी रह गई, दिशा ज्ञान ठीक नहीं रहा, उद्देश्य में कुछ कमजोरी आ गई, ऐसा मानना होगा। यहाँ मैं रुक गया, इसलिए अधिक मैं कुछ भी नहीं कह सका। रात काफ़ी हो गई थी, सड़कों पर रोशनी के बावजूद अंधेरा बच गया था, सूनापन बोल रहा था, हवा देह से चिपक रही थी। मैंने बहक गया था। मेरा मित्र चुप हो गया। क्यों था? मेरा चुप था, क्यों था मुझे नहीं पता चला। जिंदगी ऐसे ही कोई विचार किसी कहने के अपने खुद के कहने पर मन में उदित नहीं थी। मेरा मित्र अब मुझसे विदा हो गया था, वो चला गया था अपने मटकों पर करना करते हुए। अब वह बहुत दूर चला गया, तो उसके साथ दिन अच्छे कटे मेरा दिन। अब मेरा मित्र मुझसे मेरे साथ रहकर चला गया था। बहुत दिनों बाद उसकी चिट्ठी आई। चिट्ठी नहीं थी, वह थीसिस थी। केवल अंत में भाभी को प्रणाम, बच्चों को प्यार आदि लिखा था। बाकी मोटी सी चिट्ठी थी। मैंने चिट्ठी पढ़ी नहीं, टेबल पर की दराज में रख दी, जिससे वह फुर्सत के बाद अध्ययन कर सकूं, किंतु उस समय मिलने पर भी पढ़ नहीं पाया। इतने में उसका रिमाइंडर भी आया कि तुमने पढ़ी या न पढ़ी। मैंने उसका भी दराज में डाल दिया और नहीं पढ़ पाया। असल में उन दिनों घरों में बीमारियों के कई बिस्तर बिछा रखे थे। कई लोग बीमारियों के चलते बीमारियों का शिकार थे और बिस्तरों पर लेटे हुए थे। जिंदगी में मुझे उन बातों की भी तालीम लेनी पड़ रही थी कि जिन बातों को मेरे स्वभाव के विरुद्ध कहा जा सकता है। फलता स्वभाव विरुद्ध बातों की अनिवार्यता तालीम लेने की भीषण प्रक्रिया में मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। फिर एक रात जब कराए सोई हुई थी और घर के आल में रखा दिया शांत रोशनी फैला रहा, तब मैं अशांत मन से जिंदगी के बारे में सोचने लगा। तब मैं बहुत उदास हो गया। लगा कि मेरी जिंदगी असफलता की धाड़ों में पड़ी है। वह एक बेबस आंत है। मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। सारी बेबसी में सारी चीज़ें सोच रहा था। ऐसी ख्यालों में डूबता और तरता मैं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्रों की तस्वीरों तक पहुँच गया। अखबार नवीस होने के नाते मैं नए विचारों को टीप लिया करता था। कागज़ की तलाश में मैं टेबल की दराज में को टीप लिया करता था। मतलब मैं नए विचारों को फौरन ही लिख लिया था। इसलिए मेरे अंदर नए विचार आए तो मैं कागज़ की तलाश में टेबल की दराज को ली। उसमें मित्र का पत्र और पत्र का रिमाइंडर दोनों मुझे मिले। मित्र को याद दिलाने का मित्र की याद ने दिल को हल्का कर दिया। मैंने उस चिट्ठी और उसकी चिट्ठी कई बार पढ़ा। वह चिट्ठी एक ठंडे दिमाग की उपज थी। फिर भी मुझे वह गुलाब की इत्र की तरह मालूम हो रही थी कि गुलाब का इत्र जैसा मुझे वो चिट्ठी अपनी इस मुसीबत के समय में लग रही थी। कहना होगा ये पत्र जो पृष्ठ संख्या कोई 25 थी, इसमें 25 संख्याओं का एक पत्र था, 25 पेजों का एक पत्र था। बारीक सुडौल अक्षर, सुंदर स्वच्छ लिखावट और आवश्यक हो वहीं पर पैरे इस प्रकार के शोभायान। वह चिट्ठी थी जो चिट्ठी का बाप चिट्ठा था नहीं कहा जा सकता। दिन बीतते गए और वह मेरे सामने जवाब का जवाब पड़ा हुआ था। केशव ने मुझे ठास से लिखा था। यह सच है कि शब्द, अब यहाँ पर जवाब उसका लिखा हुआ दिख रहा है। यह सच है कि शब्दबद्ध होने की प्रक्रियाओं के फैंटेसी बदलने लगती है। कैसे होता है? मेरे ख्याल ऐसे दो काल है, दोनों काल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सारी बातें केशव ने पत्र में लिखी हुई हैं। कला का तीसरा क्षण कला का अत्यंत महत्वपूर्ण और पूर्ण क्षण है। यहाँ से फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है। यहाँ से शब्द साधना शुरू होती है। शब्द के अपने ध्वनि अंशुंग होते हैं। जितने चित्र
और ध्वनि दोनों शामिल होती, जिनमें चित्र और ध्वनि दोनों शामिल होते। कलात्मक अपने हृदय तत्व के रंग रूप आकार अनुसार अभिव्यक्ति का रंग रूप और आकार तैयार करना चाहता है, इसलिए उसने अपने हृदय की भाव ध्वनियों की शब्दों की अर्ध ध्वनियों से अनवरत तुलना करनी पड़ती है, हमेशा अपने आप से तुलना करना पड़ती है। इसके दो परिणाम होते हैं। दो परिणाम कौन कौन से होते हैं, दो रिजल्ट कौन कौन से आते हैं वो बता रहे हैं। पहला है, यहाँ पर पहले के बारे में बताया, भाव ध्वनियों का उपलब्ध शब्द ध्वनियों के कटघरे में फंसाने का प्रयत्न, जिसके फलस्वरूप काफी कुछ मन इस तत्व अपना मौलिक और मूल तेज त्याग कर नए संबंध में आकर प्रकट होते हैं। कई कवि तो भाषा की चमक और सफाई के लिए अपने भाव तत्वों को भी बलिदान कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया में फैंटेसी ही की काट छांट होने लगी है। फैंटेसी की क्या होने लगी है, काट छांट होने लगी है। और दूसरे में बता रहे हैं, इसके विपरीत दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिव्यक्ति साधना के दौरान स्वयं अभिव्यक्ति फैंटेसी को संपन्न और परिपूर्ण करने लगती है। फैंटेसी अपने को प्रकट करने के लिए समार्थवाचक शब्दों को लगाती है। भाषा एक जीवित परंपरा है। शब्दों में एक स्पंदन है। शब्दों में जो अर्थ स्पंदन है वह फैंटेसी द्वारा उद्भूत होकर भाषा भावधाराएं भरा देता है। ये भावधाराएं फैंटेसी की समीपवर्ती भावधाराएं ये फैंटेसी की जगत को और भी विस्तृत कर देती है, उसके मौलिक तेज को और भी फैला देती है। इन तत्वधारा को अनेक नए पुराने अनुभव अपने पराय भाव सब प्रभावित होते। फैंटेसी की जगत को अर्थमत्ता जो उनसे बढ़ जाती, साथ ही उनके द्वारा फैंटेसी का एक नया पर्सपेक्टिव प्राप्त हो जाता है। इस पर्सपेक्टिव में संयुक्त होकर फैंटेसी एक तेजोलय से चमकने लगती। फैंटेसी पूर्ण रूप से सार्वजनिक हो जाती है। और आगे यहाँ पर बताते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो जान लेते हैं। ऐसा क्यों, भाषा सामाजिक निधि है। शब्द के पीछे एक अर्थ परंपरा या अर्थ जीवन अनुभव से जुड़े हुए हैं। फैंटेसी अपने अकूल शब्दों के स्थित अर्थ स्पंदन से उद्भूत करती है। इन शब्दों के ढांचों में फैंटेसी को फिट करना पड़ता है, इसलिए फैंटेसी का मौलिक तेज काफी कट छांट जाता है। शब्दों के पीछे का अर्थ परंपरा फैंटेसी के मूल रंगों से छाट देती, इसके आकार में परिवर्तन कर देती है, उनकी मौलिक गहनता अर्थात व्यक्तिगत संदर्भ तराश देती हैं। कई कवि शब्दों को अर्थ परंपरा से आच्छन्न होकर भाषा का सफाई और चमक की निर्वाह के लिए प्रकटीकरण के हेतु आतुर भाव तत्वों को ही काट देते हैं। यही फैंटेसी है। ये सारी बातें लिख रहे हैं। इसके विपरीत उन्होंने लिखा है कि फैंटेसी द्वारा उद्भूत शब्दों को अर्थ अनुषंग उनसे संबंध चित्र नई भावधाराएं बहा देते हैं। ये भावधाराएं फैंटेसी के अनुकूल और समीपवर्ती होती हैं। उन भावधाराओं में अनेक नए पुराने अनुभव और अपने पुराने पराय भाव होने के फैंटेसी की अर्थमता का विस्तार हो जाता है। साथ ही उस विस्तृत क्षेत्र में भावधाराएं फैंटेसी पर और फैंटेसी इन भावधाराओं पर क्रिया प्रतिक्रिया करने लगती है। इस क्रिया प्रक्रिया के फैंटेसी के क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, अनुभव को पर्सपेक्टिव प्राप्त हो जाता है। फैंटेसी के भीतर का मूल उद्देश्य और दिशा का विस्तार भर उठता है। दूसरे शब्दों में कला का तीसरे क्षण में सृजन प्रक्रिया जोरों से गतिमान होती है। कलाकार को शब्द साधना द्वारा नए नए अर्थ स्वप्न मिलने लगते हैं। पुरानी फैंटेसी अब अधिक संपन्न समृद्ध और सार्वजनीय हो जाती है। सार्वजनीयता अभिव्यक्ति प्रयत्न के दौरान शब्दों के अर्थ स्पंदनों द्वारा पैदा होती। अर्थ स्पंदनों के पीछे सार्वजनिक सामाजिक अनुभवों की परंपरा होती है। इसलिए अर्थ परंपराएं न केवल मूल फैंटेसी को काट देती है, तराशती है, रंग उड़ा देती है, वरन उसके साथ ये नया रंग चढ़ा देती है, नए भावों को और प्रभा से उस संपन्न करती हैं, उसके अर्थ क्षेत्र का विस्तार कर देती हैं। इसलिए यहाँ बताया गया है कि इसलिए अभिव्यक्ति प्रयत्न के दौरान कवि को नए साक्षात होने लगते हैं। एक और मूल फैंटेसी के मूल मर्म की अभिव्यक्ति पर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का केंद्रीकरण हो जाता है और दूसरी ओर इसके केंद्रीकरण के फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व का विस्तृत होने लगता है। उसे नए साक्षात होने लगते हैं, नए इंटरव्यू होने लगते हैं और नए इंटरव्यू कई भाव सत्यों का उद्घाटन करता है। इस एक साक्षात्कार कवि को दूसरे साक्षात्कार तक पहुंचा देता है, नए इंटरव्यू तक पहुंचा देता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया चालू रहती है। इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के पीछे भाषा का अगाध अनवरत साधना शक्ति तथा भाषा की फैंटेसी को काटी छाती और इस प्रक्रिया का विपरीत फैंटेसी भाषा को संपन्न और समृद्ध कर देती। कवि की यह फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती और नए अर्थ में अनुषंग भर देती, शब्द के नए चित्र प्रदान करती। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है। जो भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निसंदेह महान कवि है। इस प्रकार कला के शिक्षण का मूल द्वंद्व है भाषा तथा भाव के बीच। इस दोनों की परस्पर प्रक्रियाएं
और संघर्ष बहुत उलझे हुए हैं और वह उन दोनों के बदलते रहते हैं, इन दोनों को संशोधन होता रहता है, इसमें संशोधन होते रहते हैं। वह द्वंद्व अत्यंत महत्वपूर्ण सृजनशील है। भाषा एक परंपरा के रूप में फैंटेसी का रंग मूल रंग की विस्तृत कर देती है, जो मूल रंग को उसे विस्तृत और बढ़ा देती है, किंतु साथ ही उसकी फैंटेसी में संशोधन भी उपस्थित करती जाती है। साथ ही फैंटेसी अपने मूल रंगों का निर्वाह के लिए, अपने मूल रंगों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा पर दबाव भी लाती है। फैंटेसी ऐसी चीज़ होती है, उसके शब्दों और मुहावरों में नई अर्थमत्ता, नई अर्थ क्षमता, नई अभिव्यक्ति भर देती है। कला के तीसरे चरण में वह महत्वपूर्ण द्वंद्व है, जो तीसरा कला का क्षेत्र है, इसमें फैंटेसी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसलिए कलाकार को यह महसूस होता रहता है कि जो उसे कहना था वह पूर्ण रूप से नहीं कह सका है। ऐसा बहुत कुछ कह गया जो शुरू में उसे मालूम नहीं था कि कह जाएगा। क्या यह भावना तुम्हें नहीं होती? सारी बातें वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें ये भावनाएं नहीं होती है? तुम्हें एक लेखक और तुम्हारे अंदर भी ये भावनाएं होती होंगी। इस बात कौन लिख रहे हैं? केशव लिख रहे हैं गजानन मानव मुक्तिबोध के लिए। केशव के पत्र ने मुझे अंश यहाँ प्रस्तुत किए। पत्र पढ़कर मुझे दुख भी हुआ, सुख भी। दुख इसलिए कि इस बीच मैं स्वयं बहुत उलझ गया था, और सुख इसलिए कि केशव मेरी बात बहुत आगे बढ़ा दी थी, कि केशव ने मेरी बात को बहुत आगे बढ़ा दी। मेरा ख्याल था कि ये केशव इन बातों का अब परीक्षण और पुनः परीक्षण करता होगा। निसंदेह केशव एक दिलचस्प आदमी है, किंतु सबसे बड़ी बात यह कि मेरा मित्र है। निसंदेह कोई शक नहीं है कि उसके साथ कोई नया काम शुरू करना आवश्यक है। मुझे बड़ी मदद होगी अगर मैं कोई काम अब आ गया स्टार्ट करूँगी, कि उसका जो ज्ञान था मेरे ज्ञान से भी और ऊपर जाने लगा था। मेरे ज्ञान के बराबर मान लो कि आ गया था उसका ज्ञान भी, और मैं उससे अब इस ज्ञान के सारे अपने साहित्य के में मदद ले सकता था। उससे इस तरह से प्रश्न कर अपने सवालों के जवाब भी मांग सकता था, उस पर डिस्कशन भी कर सकता था। और यही जो पार्ट 1 है एक क्षण वहीं पर समाप्त हो जाता। अब यहीं पर ही अगला पार्ट जो पढ़ेंगे एक लंबी कविता का अंत, वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे बच्चों। और यहाँ पर हमारा पार्ट 1 जो है पार्ट 2 के रूप में आया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 तीसरा क्षण है, पार्ट 2 में समाप्त हो रहा है। ये यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पार्ट था। चलिए अगले पार्ट में मिलेंगे, जब तक पार्ट 3 लेकर आएंगे उसमें मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करा तो जल्दी से करेंगे। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बाय बोलती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।